एक साधु भजन गाते हुए गलियों में घूम रहा था और गा गा कर वह इधर उधर घरों से भिक्षा मांग रहा था। अब ऐसे मांगते हुए वह एक दरवाजे पर जाता है और वहां जाकर गाना गाने लगता है। अब उस घर के अंदर जो महिला थी वो जैसे ही उस साधु की आवाज़ को सुनती है तो भागी दौड़ी से एकदम बाहर आती है और उस साधु को देखते ही उसके पैरों को पकड़ लेती है और फूट फूट कर रो कर उससे माफ़ी मांगने लगती है। कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ जीवन बिताना चाहती हूँ। अब साधु जैसे उस महिला की तरफ देखता है तो देखने के बाद मुस्कुरा देता है और मुस्कुराने के बाद वहाँ से बिना भिक्षा लिए ही चल देता है। वह महिला उसके पीछे पीछे फूट फूट कर रोती हुई भाग रही है, लेकिन वह साधु अपनी मस्ती में भजन गाता हुआ चलता जा रहा है। कौन था वह साधु और कौन थी वह महिला और किस वजह से वह उससे माफ़ी मांग रही थी, पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिहार के बक्सर जिले में एक कॉलेज है जिस कॉलेज के अंदर एक लड़का पढ़ा करता है जिसका नाम है अविनाश। अविनाश के पिता जमींदारी किया करते हैं, यानी कि उनके पास ढेर सारी ज़मीन जायदाद है जिस पर उसके पिता खेती बाड़ी किया करते हैं और उनके घर का गुजारा अच्छी तरह से हो जाता है। अविनाश का एक छोटा भाई है और एक उससे छोटी बहन है और उसके माता पिता हैं। अविनाश कॉलेज जाया करता है और उसी के कॉलेज में एक लड़की और पढ़ा करती है जिसका नाम है नेहा। दरअसल जो नेहा है वो उसके स्कूल से उसके साथ पढ़ा करती थी और अब कॉलेज में उसके साथ पढ़ा करती है। अविनाश मन ही मन नेहा को पसंद किया करता है और स्कूल टाइम से उसकी तरफ घूर घूर कर देखा करता है। इधर जो नेहा है वो भी कभी कभी अविनाश की तरफ देखने लगा करती है और मन ही मन वो भी उसको पसंद किया करती है। अब जैसे कॉलेज का फर्स्ट ईयर होता है तो उस दौरान ये दोनों एक दूसरे से कैंटीन के अंदर अपने प्यार का इजहार कर देते हैं और दोनों एक दूसरे से अपने दिल की बात शेयर कर देते हैं। अब दोनों के बीच में प्यार का इजहार हो गया था और दोनों एक दूसरे से कॉलेज के अंदर घंटों घंटों तक बातें करने लगे थे। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ पूरे कॉलेज को यह पता चल जाता है कि अविनाश नेहा से प्यार किया करता है और दोनों एक दूसरे से स्कूल टाइम से ही प्यार किया करते हैं। अब तभी एक दिन अचानक से जब कॉलेज को 6 महीने कंप्लीट हो गए थे तो नेहा कॉलेज आना बंद कर देती है। अब अविनाश पहले दिन जब आकर देखता है कि नेहा कॉलेज नहीं आई है तो वो सोचता है कि हो सकता है उसको कोई काम पड़ गया हो तो इसी वजह से नहीं आई होगी। इधर जो अविनाश है वह अपने पिता का खेती बाड़ी में हाथ बटाया करता है क्योंकि वह परिवार का बड़ा लड़का है तो यह भी उसका फर्ज बनता है। वह अपने पिता की खेतीबाड़ी करने के लिए 1-2 दिन का रेस्ट ले लिया करता था और इसी तरह से इस बार वो कॉलेज 3 दिन बाद जाता है। अब 3 दिन बाद जैसे जाकर वह कॉलेज की क्लास में देखता है तो वहां पर नेहा उसे कहीं भी दिखाई नहीं देती है। उसके बाद जो अविनाश होता है उसकी साथ की सहेलियों से पूछने लगता है नेहा के बारे में और उन्हें पूछता है कि वो नेहा क्यों नहीं आई है, आखिर ऐसा क्या कारण है। तो उसकी सहेलियां कहती हैं कि हमें तो इस बारे में पता नहीं है, अगर तुम्हें इतनी फिक्र है तो तुम घर चले जाओ और वहीं पर जाकर उसे देख लो। उसके बाद वह उनसे नेहा का एड्रेस लेता है और एड्रेस लेने के बाद उसके घर पर पहुंच जाता है। दोपहर का समय था और दोपहर के समय जैसे अविनाश दरवाजे पर आता है तो नेहा उसे खिड़की से देख लेती है। अब जैसे नेहा ने खिड़की से अविनाश को देखा था तो वो थोड़ी सी डर गई थी क्योंकि ये कॉलेज में उससे प्यार किया करती थी और वो इसके घर तक आ गया था, तो इस बात को देखकर वो थोड़ी सी बौखला जाती है। लेकिन तभी अविनाश घर का दरवाजा खटखटाता है तो जो नेहा के पिता घर के अंदर बैठे हुए थे वह बाहर जाते हैं और बाहर जाकर दरवाजा खोलते हैं। बाहर जाने के बाद उस लड़के से पूछने लगते हैं कि बेटा तू कौन है और यहाँ पर क्यों आया है। तो उसके बाद अविनाश नेहा के पिता को बता देता है, कहता है कि अंकल जी मैं नेहा के साथ पढ़ा करता हूँ और आजकल नेहा क्यों नहीं आ रही है। तो उसके बाद जो नेहा के पिता होते हैं वो अविनाश को घर के अंदर ले जाते हैं और वहाँ आंगन में पड़ी हुई चारपाई पर बिठा देते हैं। बिठाने के बाद उसे पूरी कहानी बताने लगते हैं क्योंकि जो नेहा थी उसका परिवार बहुत ही ज़्यादा गरीब था और वो लोग नेहा की पढ़ाई को अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, तो इसी वजह से उन्होंने नेहा की पढ़ाई बंद करा दी थी क्योंकि नेहा के पिता मजदूरी किया करते हैं और अब नेहा की माँ की तबीयत भी थोड़ी सी खराब रहने लगी थी। अब यह पूरी कंडीशन जैसी अविनाश सुनता है तो उसे इस बात का बड़ा ही बुरा लगता है और वह मन ही मन कुछ बात सोचने लगता है। थोड़ी देर सोच विचार करने के बाद वह नेहा के पिता से कह देता है कि अंकल जी अगर ऐसी बात है तो आप नेहा की पढ़ाई की बिल्कुल भी चिंता मत करो, इसकी पढ़ाई में जितना भी खर्चा आएगा उस सारे खर्चे को मैं उठा लूंगा और मैं इसे पढ़ाना लिखाना चाहता हूँ। और यहीं पर अविनाश अपने प्यार के बारे में नेहा के पिता को भी बता देता है। वह पहले तो नेहा के पिता को बताता है कि मेरे पिता जमींदार हैं, अच्छी खासी फैमिली से मैं बिलोंग करता हूं और मैं नेहा से बहुत ही ज्यादा प्यार किया करता हूं, तो इसी वजह से आपसे मैं नेहा का खर्चा उठाऊंगा और आपको केवल उसे घर से भेजना है, बाकी कॉलेज का जितना भी खर्चा होगा, किताबों का जितना भी खर्चा होगा और कपड़ों का जितना भी खर्चा होगा वो सारा खर्चा मैं उठा लूंगा। अब इस बात को सुनने के बाद जो नेहा के पिता हैं वो एक बार तो गर्म होते हैं, लेकिन अविनाश उन्हें समझा देता है और कहता है कि अंकल जी मैं आपकी बेटी से बेइंतहा प्यार किया करता हूं और मैं इसी से
शादी करना चाहता हूँ, लेकिन शादी से पहले मैं चाहता हूँ कि ये पढ़ लेकर किसी सरकारी नौकरी को लग जाए और उसके बाद मैं इससे शादी करूंगा ताकि मेरे घर वाले इस रिश्ते पर उंगली ना उठा सकें। इस बात को सुनने के बाद जो नेहा का पिता है वह भी समझ जाता है कि लड़का सच्चा प्यार करता है और यह बेटी की पढ़ाई लिखाई को लेकर काफी ज्यादा सीरियस है। तो उसके बाद वो भी उसे आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि ठीक है बेटा, अगर ऐसी बात है तो तुम बेशक से नेहा को अपने हिसाब से पढ़ा लिखा सकते हो और उससे शादी कर सकते हो। इसके बाद नेहा के पिता की बेटी की जो शादी की चिंता थी वह उससे भी मुक्त हो जाते हैं और मुक्त होने के बाद अपनी बेटी को दोबारा से कॉलेज भेजने लगते हैं। यहाँ पर जो अविनाश होता है नेहा के कॉलेज का सारा खर्चा उठाता है, उसको अच्छे अच्छे कपड़े दिलाता है और साथ में कॉलेज की पढ़ाई के लिए जितनी भी किताबें हुआ करती हैं उन सभी को दिलाता है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ नेहा और अविनाश एक दूसरे से बेइंतहा प्यार किया करते हैं। अविनाश इस प्यार को लेकर काफी ज्यादा सीरियस था और धीरे धीरे उनकी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाती है। अब उनकी ग्रेजुएशन जब कंप्लीट हुई थी तो उसी दौरान अविनाश ने अपने घर में नेहा के बारे में सभी को बता दिया था और कहा था कि कॉलेज के अंदर एक लड़की पढ़ा करती है, स्कूल टाइम से मैं उसको जानता हूं, बड़ी अच्छी है और अच्छे विचारों वाली है, मैं उसी से शादी करना चाहता हूं। तो जो अविनाश के पिता थे वो बड़े खुले विचारों वाले थे, तो वो कह देते हैं कि ठीक है बेटा, अपना जीवन तुझे उसके साथ बिताना है तो इसमें हमें कोई परेशानी नहीं है। अगर तुम्हें वो लड़की अच्छी लगती है तो हम तुम्हारी मर्जी से उससे तुम्हारी धूमधाम से शादी करा देंगे। इसके बाद अविनाश यह बात जाकर नेहा को बताता है और उससे शादी के बारे में बात करने लगता है। लेकिन जो नेहा होती है वो अविनाश से कह देती है कि अगर ऐसी बात है तो तुम्हें मेरे पिता से शादी की बात करनी होगी और वहीं पर आकर मेरे पिता से शादी की बात कर लेना। इसके बाद अविनाश अपने घर चला जाता है और घर जाकर उस टाइम पर खेतीबाड़ी का कुछ काम चल रहा था तो उस काम को करने लगता है। काम धंधे में वह इतना व्यस्त हो गया था कि वह भूल गया था कि उसे नेहा के पिता से उसकी और नेहा की शादी की बात करने के लिए भी जाना है। तो इसी वजह से उसको 10 से 15 दिन ऐसे बीत जाते हैं। अब 10-15 दिन बाद जैसे ही उसकी खेतीबाड़ी का काम कंप्लीट होता है तो उसे एकदम से याद आता है कि मैंने तो नेहा के पिता से मिलने की बात कर रखी है, तो मैं उससे मिलने के लिए जाऊंगा। इस बात को सोचकर वह वहां से चल देता है और 15 दिन तक नेहा की उससे कोई भी बात नहीं हुई थी क्योंकि नेहा के पास कोई मोबाइल फोन नहीं था। इसके बाद वह नेहा के घर पर पहुंच जाता है और उसके पिता से अपनी और नेहा की शादी की बात करने लगता है। वह उनको बताता है कि मेरे पिताजी शादी के लिए एग्री हैं, अब आप लोग जो कहोगे वही हो जाएगा। तो जो नेहा के माता पिता हैं वो भी शादी के लिए एग्री हो जाते हैं और अपनी बेटी से अविनाश की शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब नेहा जो कि कमरे के अंदर थी वह एकदम से बाहर आती है और बाहर आने के बाद शादी करने के लिए साफ साफ मना कर देती है। अब इस बात को जैसे अविनाश सुनता है और नेहा के घर वाले सुनते हैं तो एकदम से सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि अविनाश ने नेहा के पिता और उसके घर वालों को पहले से ही बता दिया था कि मैं नेहा से शादी करना चाहता हूं और इसी वजह से मैं इसे पढ़ाना लिखाना चाहता हूं। इधर जो अविनाश है वो बहुत ज्यादा हैरान है, वह सोच रहा है कि नेहा को ऐसा क्या हो गया जो वो मुझसे शादी करने के लिए मना कर रही है। उसके बाद अविनाश उसे पूछने लगता है कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जो तुम मुझसे शादी करने से मना कर रही हो। तो नेहा अविनाश से तरह तरह के बहाने बना देती है और कहती है कि मैं तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती और मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। अब इन बातों को सुनने के बाद अविनाश सोचने लगता है कि शायद मुझे लेट हो गया है तो इसी वजह से मेरे साथ मजाक कर रही है। तो वो उससे कहने लगता है कि नेहा देखो, मजाक मत करो, मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है इस बात का। तो उसके बाद नेहा उससे साफ साफ बोल देती है और कहती है कि नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती, मैं तो केवल तुम्हारे साथ टाइम पास कर रही थी। अब यह बात अविनाश के दिल पर लग जाती है और वो एकदम से धड़ाम से जमीन पर बैठ जाता है। अब वह जमीन पर बैठ गया था और उसके चेहरे पर मायूसी साफ साफ दिखाई दे रही थी। इस बात को देखकर नेहा का पिता अविनाश को उठाता है और अपनी बेटी को डांट फटकार लगाने लगता है। कहता है कि ये कोई अच्छी बात है, इस लड़के ने तुम्हें पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया है और अब तुम इससे शादी करने से मना कर रही हो। लेकिन इसके बाद जो नेहा होती है अपने पिता से भी साफ साफ मना करके कमरे के अंदर खुद को बंद कर लेती है। अब यह सब कुछ जब अविनाश देखता है तो नेहा के पिता को शांत करता है और कहता है कि अंकल जी कोई बात नहीं, शायद मेरे अंदर कोई कमी होगी जिस वजह से मेरा प्यार मुझसे रूठ गया है। ऐसा कहकर अविनाश वहां से अपने घर चला जाता है और घर जाने के बाद अपने माता पिता के सामने फूट फूट कर रोने लगता है। उसके माता पिता उससे पूछते हैं कि बेटा किस वजह से रो रहा है। तो उसके बाद अविनाश पूरी कहानी अपने माता पिता को सुनाता है और कहता है कि माँ बाबूजी, जिस लड़की से मैं प्यार किया करता था उसने मुझसे शादी करने से साफ साफ इनकार कर दिया है। यह बात उसके माता पिता को भी बुरी लगती है। तो उसके पिता कहते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, अगर ऐसी बात है तो हम लोग पंचायत लेकर जाएंगे और उस लड़की से तुम्हारी शादी करा के रहेंगे। लेकिन अविनाश अपने पिता से मना कर देता है और कहता है कि नहीं पिताजी, अगर हम लोग इस तरह से करेंगे तो एक शादी नहीं एक समझौता होगा और इस समझौते से किसी की जिंदगियां पार नहीं हुआ करती। ऐसा कहकर वह अपने पिता को रोक लेता है और अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेता है। कमरे के अंदर वह घुट घुट कर जीने लगता है। धीरे धीरे कुछ समय बीता और समय के साथ साथ जो अभिषेक होता है वो अपना घर बार छोड़ देता है और साधु बनकर अपनी जीवन को व्यतीत करने
लगता है। वह साधुओं की संगत करने लगातार साधुओं की तरह ही उसने वेशभूषा कर ली थी और साधुओं की तरह ही भिक्षा मांगा करता। लेकिन उसके भिक्षा मांगने के तरीके में एक अलग चीज थी कि वह भजन गाया करता और भजन गाते हुए भिक्षा मांगा करता। इसी तरह से वह समय व्यतीत करता है और धीरे धीरे उसको इसी तरह से रहते हुए 8 साल बीत जाते हैं। अब 8 साल बाद अचानक से वो एक शहर की गलियों में इसी तरह से भिक्षा मांगता हुआ घूम रहा था और जोर जोर से भजन गा रहा था। गाते हुए वह घर के दरवाजे पर जाता है और वहां पर जाकर भिक्षा मांगने लगता है। अब जैसे उसकी आवाज उस घर के अंदर बैठी हुई महिला सुनती है तो एकदम से वो हैरान हो जाती है, क्योंकि ये आवाज उसे जानी पहचानी सी लगती है। वह भागी दौड़ी सी घर से बाहर आती है और बाहर आकर देखती है तो सामने अविनाश खड़ा हुआ था, जो कि पूरी तरह से एक साधु के भेष में था। इधर जो अविनाश है वह उस महिला को देखता है तो वो भी देखते ही पहचान जाता है। सामने और कोई नहीं, वही नेहा खड़ी हुई थी जिसे कॉलेज टाइम में वो पसंद किया करता था और उससे शादी करने के लिए उसके घर गया था, लेकिन उसने मना कर दिया था। अब उसके बाद नेहा एकदम से भागी दौड़ी आती है और अविनाश के पैरों को पकड़कर फूट फूट कर रोने लगती है। रोती हुई कहती है कि अविनाश, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और ऐसा करो तुम मुझे अपना लो। अब मैं बहुत ही ज्यादा दुखी हूँ। मैं यहाँ पर मेहनत मजदूरी किया करती हूँ और अपना भरण पोषण कर रही हूँ। साथ में मेरे एक बेटा भी है और उस बेटे के पालन पोषण के लिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ रहा है। इसके बाद जो अविनाश होता है वह नेहा को खड़ा करता है और खड़ा करने के बाद सबसे पहले उसे शांत कराता है। शांत कराने के बाद वो उससे पूछने लगता है कि नेहा, आखिर क्या परेशानी है जो तुम यहाँ पर रह रही हो और कौन सा तुम्हारा बेटा है जिसको पालने पोसने के लिए तुम्हें मजदूरी करनी पड़ रही है। उसके बाद नेहा अपनी पूरी कहानी अविनाश को बताने लगती है। वह कहती है कि जब हमारा कॉलेज कंप्लीट हो गया था तो उसके बाद एक दिन मैं अपनी सहेलियों के साथ मार्केट घूमने के लिए गई थी और वहां पर विधायक जी का बेटा जिसका नाम सुमित है उसने मुझे देख लिया था। देखने के बाद उसने मेरी सहेलियों में से एक लड़की को अपने पास बुलाया और एक पर्ची में अपना नंबर लिखकर मुझे दे दिया और कहा कि इस नंबर पे मुझसे बात कर लेगी। अब इसके बाद वो सहेली मुझे लाकर नंबर देती है, लेकिन मैं उससे मना कर देती हूँ और कहती हूँ कि ये कह दो कि मेरे पास फोन नहीं है तो मैं बात नहीं कर सकती। इतनी ही देर में वह लड़की वापस जाकर उस लड़के से कहती है कि उसके पास फोन नहीं है, तो वह तुरंत से एक फोन का जुगाड़ करता है और नेहा को दे देता है और कहता है कि अब ये रहा फोन और इस फोन से तुम मुझसे बात कर सकती हो। इस बात को देखने के बाद नेहा थोड़ी सी हैरान हो जाती है और उसके बाद वह अपनी उस सहेली से उस लड़के के बारे में पूछने लगती है। तो वह बताती है कि ये लड़का विधायक का बेटा है, बहुत ही ज्यादा पैसे वाला है, इसके पास कई सारी गाड़ियां हैं और ये बड़ी ऐशो आराम की जिंदगी जिया करता है। तो उसकी ऐशो आराम की जिंदगी को देखकर मैंने तुमसे शादी से मना कर दिया और जब तुम हमारे घर से चले गए थे तो उसके बाद मैंने जब पिता को ये बात बताई थी तो पिता ने मुझसे बहुत डांट लगाई थी, लेकिन मैं जिद कर बैठ गई थी कि मैं शादी करूंगी तो इस विधायक के बेटे से करूंगी। उसके बाद मजबूरन मेरे पिता ने उससे मेरी शादी करा दी, लेकिन शादी के लगभग 2 साल बाद जब मुझे एक बच्चा हो गया तो उसके बाद उस व्यक्ति ने मुझे तलाक दे दिया और तलाक देने के बाद दूसरी लड़की से शादी कर ली। उसने मुझे धोखा दे दिया था और धोखा देने के बाद मुझे ऐसे ही छोड़ दिया था। तो मैं अपने माता पिता के पास जाती हूँ, उनको पूरी कहानी बताती हूँ तो माता पिता भी मुझे घर से धक्के मारकर निकाल देते हैं और कहते हैं कि बेटी हमने तुमसे कहा था कि उस लड़के से शादी कर लो, लेकिन तुमने हमारी एक नहीं मानी, अब भुगतो जो तुमने किया है। ऐसा कहकर माता पिता ने मुझे घर से निकाल दिया था और तलाक के बाद मुझे कुछ पैसे मिले थे तो उन पैसों से मैंने शहर के अंदर एक घर ले लिया है और इसके अंदर रहा करती हूँ अपने बेटे को लेकर और साथ में मजदूरी करके अपना गुजर बसर किया करती हूँ। अब जैसे अविनाश ये पूरी कहानी सुनता है तो एकदम से एक बार फिर से भजन गाने लगता है और भजन गाता हुआ वहां से उस दरवाजे से वापस लौटने लगता है। इधर जो नेहा थी वो एक बार फिर से रोने लगती है और फूट फूट कर रोती हुई उसके पीछे पीछे चलने लगती है। अड़ोसी पड़ोसी सब ये नजारा देखते हैं और नजारा देखने के बाद असमंजस में है कि यह साधु कौन है और किस वजह से महिला इसके पीछे पीछे जा रही है। इसके बाद थोड़ी दूर तक नेहा उसका पीछा करती है और पीछा करने के बाद वो भी आराम से धरती पर बैठ जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। रोती हुई अपनी किस्मत को कोसती है और इसी तरह से जो अविनाश था वहां से भजन गाता हुआ निकल जाता है। अब जो नेहा है वो अपने बच्चे के साथ उसी घर में रहा करती है और मेहनत मजदूरी करके उसका पालन पोषण किया करती है। अविनाश जब ये सब कुछ देखता है तो उसे ऊपर वाले पर भरोसा हो जाता है और उसके बाद वह वैराग्य छोड़कर दोबारा से अपने पिता के पास पहुंच जाता है और वहां पर पिता की हेल्प करने लगता है। उसके पिता अपने बेटे के इस बदले हुए रूप को देखकर बड़ा ही खुश होते हैं और उससे पूछते हैं कि इस रूप को बदलने का क्या कारण है। तो वह पूरी कहानी अपने माता पिता को बता देता है और कहता है कि बाबूजी ऊपर वाला है और ऊपर वाले ने मेरे साथ न्याय किया है, तो इसी वजह से अब मैं तुम्हारी सेवा करूंगा ताकि ऊपर वाला मुझे किसी भी बात की सजा ना दे सके, क्योंकि माँ बाप की सेवा करना भी औलाद का फर्ज होता है। अगर मैंने ये गलत काम तुम्हारे साथ किया तो ऊपर वाला इसकी सजा मुझे देगा।
ऐसा कहकर वो घर में रहने लगता है और उसके माता पिता उसके लिए एक अच्छी सी लड़की देखकर उसकी शादी करा देते हैं। अविनाश अपने जीवन में व्यस्त है। इधर जो नेहा थी अपने किए गए कर्मों की वजह से एक बहुत ही बुरी जिंदगी जी रही है, जिस जिंदगी को जीते हुए बार बार वह इस बात पर पछताया करती है कि उसने अविनाश के साथ बहुत ही गलत किया है। अगर वो ऐसा नहीं करती तो उसकी जिंदगी अच्छी तरह से व्यतीत होती। इसके कुछ दिनों बाद अविनाश को एक लड़का हो जाता है, तो वह अपनी पत्नी के साथ कुछ मिठाइयां और कपड़े लेकर नेहा के यहाँ पर पहुंच जाता है। लेकिन वहां जाकर देखने में पता चलता है कि नेहा की तबीयत काफी ज्यादा खराब है और उसका लड़का भीख मांग मांग कर उसे खिलाया करता है। अब इस चीज को देखने के बाद जो अविनाश होता है वो भी एकदम से अपने अंदर से द्वेष की भावना त्याग देता है और नेहा की तरफ करुणा भरी दृष्टि से देखने लगता है। लेकिन वो नेहा से कुछ कह नहीं पाता है क्योंकि उसकी पत्नी उसके साथ थी। उसे पता था कि ये लड़की कौन है और किस वजह से इस तरह की जिंदगी बिता रही है। तो उसके बाद जो अभिषेक की पत्नी होती है वो नेहा के पास जाती है और उसे सहारा देते हुए बिस्तर के ऊपर बिठाती है। तो इसके बाद वह अभिषेक से कहने लगती है कि सुनिए जी, आखिर ये है एक इंसान ही, तो आप ऐसा कीजिए, इसके लिए भी कुछ कर दीजिए। अगर हम सक्षम हैं तो क्यों ना हमें इसकी भलाई करनी चाहिए। तो इस बात को सुनकर जो अभिषेक मन के अंदर इसी बात को सोच रहा था तो इसको भला करने की सोचता है और उसके बाद उससे कह देता है कि खाने पीने का जितना भी सामान होगा उसे मैं तुम्हारे साथ भिजवा दिया करूंगा और तुम्हारे बेटे को आज से भीख मांगने की जरूरत नहीं होगी। ऐसा कहकर दोनों पति पत्नी उन मिठाइयों और कपड़ों को वहां पर रख देते हैं और अभिषेक मार्केट जाकर कुछ खाने पीने का सामान जो राशन का होता है उसे लाकर नेहा के घर में रखवा देता है और उससे कहता है कि अब अपने बेटे को भीख मांगने के लिए बिल्कुल भी मत भेजो और नेहा के इलाज के लिए एक डॉक्टर साहब को बोल देता है। जो डॉक्टर साहब उसके घर पर आया करता और उसका इलाज किया करता। कुछ दिनों बाद नेहा स्वस्थ हो जाती है और स्वस्थ होने के बाद जीवन भर इसी पश्चाताप में डूबकर अपनी जिंदगी को जीती है कि उसने एक हीरा खो दिया कंकड़ जमा करते करते। तो दोस्तों ये थी कहानी एक लड़के की जिसने सच्चा प्यार किया और सच्चे प्यार की खातिर वह साधु बन गया। लेकिन साधु बनने के बाद उसे कुछ ऐसा मिला, वो दोबारा से अपना गृहस्थ आश्रम में लौट आया और अपनी जिंदगी को दोबारा से अच्छी तरह से जीने लगा। आप क्या कहना चाहते हो अभिषेक के बारे में, आप क्या कहना चाहते हो नेहा के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा बहुत हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।